वहाँ से बोर्ड से लाइट जोड़िए सर। पंखा कल भी एक बार चला था। पढ़ने के लिए रात में आ जाइए। और बच्चों की पहुंच से दूर रखना भूल जाती है। बच्चे बिना हाथ धोए भोजन करते हैं। हेमा और उसका परिवार पास के खेत में शौच के लिए जाते हैं। इससे हेमा के लिए हर बार जब उसके बच्चे शौच करने जाते हैं तो साथ जाकर उनकी साफ सफाई करना मुश्किल होता है। बच्चे उसी मैदान में नंगे पैर खेलते हैं। हेमा कभी-कभी अपने हाथ धोना ही भूल जाती है। उसे हर दिन अपने दो सबसे छोटे बच्चों की साफ सफाई करना और नहलाना मुश्किल लगता है और उनके नाखून अक्सर बड़े और गंदे रहते हैं। जब कभी नल में पानी नहीं आता तो वह कभी-कभी रसोई के लिए खेत के बगल के तालाब के पानी का उपयोग भी करती है। हेमा और उसके परिवार को अक्सर पेट में दर्द और दस्त रहते हैं। हाल ही में उसके छोटे बच्चे को बिजली की शिकायत हुई है और उसने मन में खून देखा है। हेमा खुद भी कमजोरी महसूस कर रही है। चर्चा के लिए बिंदु। क्या उसके परिवार को बार-बार बीमारियां होती थी? क्या आपको लगता है कि हेमा के घर में और आसपास का अस्वच्छ वातावरण परिवार की लगातार बीमारियों का कारण बना? हेमा और उसके पति को स्वच्छता बनाए रखने के लिए आप क्या सलाह देंगे? इसमें इसका समाधान नहीं है, सबको सोचना के हैं। उसका पति एक दिहाड़ी मजदूर है जो सुबह जल्दी काम पर चला जाता है। उसके पास घर पर मदद के लिए कोई भी नहीं है, जिससे बच्चों को संभालना, खाना पकाना, सफाई, कपड़े, बर्तन धोने के घरेलू काम करना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर वह दिन में केवल एक बार खाना बना पाती है। उसके पास फ्रिज नहीं है। पका हुआ भोजन बाहर रहता है। हेमा के घर में और उसके आसपास बहुत सी मक्खियां हैं जो अक्सर भोजन पर बैठती है। वह अक्सर भोजन को ढकना और बच्चों की पहुंच से दूर रखना भूल जाती है, जो बिना हाथ धोए भोजन करते हैं। हेमा और उसका परिवार पास के खेत शौचालय जाते हैं तो साथ जाना और उनकी साफ सफाई करना मुश्किल हो जाता है। बच्चे उसी मैदान में नंगे पैर खेलते हैं। हेमा कभी कभी अपने बच्चों की साफ सफाई करने के बाद हाथ धोना भी भूल जाती है। उसे हर दिन अपने दो छोटे बच्चों की साफ सफाई करना और नहलाना मुश्किल लगता है और उसके नाखून अक्सर खराब और गंदे रहते हैं। जब कभी नल में पानी नहीं आता तो वो कभी कभी खेत में स्थित रसोई की बगल के तालाब के पानी का उपयोग भी करती है। हेमा और उसके परिवार को अक्सर पेट में दर्द और दस्त रहते हैं। हाल ही में उसके छोटे बच्चे को मिजली की भी शिकायत थी और उसके मल में खून देखा गया। हेमा बहुत ही कमजोर और असहाय महसूस कर रही है। यह है सर केस स्टडी। इसमें मैंने इसमें फर्स्ट प्राइज जीता था कन्वर्सेशन में पढ़ता और मेरे अपोज में एक लड़की ही थी जिसको मैंने डिबेट में हराया और वो उसी वक्त बेहोश हो गई। मैं हार कैसे गया, कारण कैसे देख लीजिए, एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत क्लियर से। होता क्या है कि एक लड़की जब पैदा ठीक है, आपके घर में खुशियाँ कहते तो लगते हैं लेकिन मानते हर कोई जिस जाति समुदाय के घर में, ये हमारा हिंदुस्तान और फॉरेन में अलग अलग बातें होती हैं। अभी कुछ समाज है जो यही बोलते हैं, लेकिन उसके साथ जो बर्ताव शुरू होता है वो आता है। 2-3 मॉड्यूल इसी में आ जाएगा।
वो आता है एडल्टहुड। एडल्टहुड यानी कि वयस्क की स्थिति में जब रहता है, बॉर्डर लाइन ऑफ सेक्स वहीं से आता है। ये लड़का है, ये लड़की है। 8 साल 9 साल के बच्चे बच्चियां एक साथ खेलते कूदते घूमते फिरते हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन उन दोनों के बीच में नहीं रहता, न घर में न बाहर में, स्कूल में कहीं नहीं रहता। आपके स्कूलों में भी देखते होंगे जो रहता है मिलके रहता है, लेकिन तो वो सब कहीं ना कहीं क्या है, जागरूकता की कमी और हमारा काम क्या होगा कि आपको जागरूक करेगा। वो प्रश्न करेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसमें क्या पैसा लगेगा। जागरूक करने के लिए उसको विद्यालय तक खींच के लाना है टूटे हुए। वो तो बता रहा है कि खेत मैदान में जा रहा है, वो तो बता रहा है आपके केस स्टडी में वो है कर रहे हैं, तब वो मना करेगा कि मेरे खेत में नहीं। उसको ये बताइए कि अगर आप यहाँ मत करेंगे, ढक देंगे तो आपके खेत को ही फायदा होगा, आपको मतलब एक अच्छा खाद मिल जाएगा। अब बीच में सरकार की स्कीम भी निकली थी, नहीं हम उसका जवाब दिए, तब वो मना करेगा। आज में जाइए, पढ़ने के नाम पे जाता है ना, गाड़ी तक आज में जाएगा द्वारा उन बच्चों को बताना है कि देखो समाज में ये रूढ़ी है, तुम जब बड़ा होगा तो जनसंख्या में लोग ना 8 4 2 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 8 4 2। जब तुम बड़ा होगा तो एक बच्चे के बीच में 5 साल का डिस्टेंस है, देखो करना वो हम उस पर हम कुछ नहीं करते। 5 साल का ये चर्चा का जो प्रश्न था, क्या आपको लगता है आप नहीं कर रहे थे, आप नहीं कर रहे थे। जरूरी समूह एक को जो मिला था, क्या आपको लगता है, प्रश्न था क्या आपको लगता है कि हेमा और उसके परिवार के व्यक्तिगत स्वच्छता अभ्यासों ने परिवार में लगातार बीमारियों को जन्म दिया? कृपया अपनी दी गई प्रतिक्रिया का कारण बताएं। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए आप हेमा और उनके बच्चों को क्या सलाह देंगे? जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया था कि हेमा और उसके परिवार का जो व्यवस्था था, रहन सहन था, वह बिल्कुल ही स्वच्छ नहीं था और यही कारण रहा कि इसके घर में तरह तरह की बीमारियां आई। इसके यह सबसे पहले की स्वच्छता पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। बच्चे 3 थे लेकिन बच्चे को नहवा तक नहीं पा रही थी। खाना बनाती थी लेकिन खाना खुले में रखती थी, घर में मक्खी भिनभिनाती रहती थी। स्वाभाविक है, ऐसे में बीमारियां तो आना ही आना है। अब है कि इसके निदान समाधान के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए हेमा और उसके बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? तो जैसा कि इसमें सलाह के रूप में बताया गया है, कुछ बातें जिस पर कि ध्यान देने की आवश्यकता है। हाथ धोना, जैसे कि खाना खाने के पहले हाथ धोना या शौच से आने के बाद हाथ धोना, दूषित भोजन, दूषित पानी से दूर रहना, ये सब सामान्य सी व्यवहारिक जानकारी है जो कि करना चाहिए, वो नहीं कर पाती थी, ये होना चाहिए। और बच्चे नंगे पांव मैदान में जाते थे और वहीं चूंकि शौचालय भी ये लोग करते थे बच्चा सब, तो उससे भी कीटाणु पनपने का खतरा रहता है। और यहाँ पर 5F के माध्यम से इसका समाधान बताया गया है कि खुले में शौचालय में नहीं जाएं और शौचालय करके जब आवे तो उसके बाद हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं, उंगलियां मल संबंधी, उसके बाद दूसरा उंगलियां साफ रहना चाहिए, तीसरा मक्खियों से दूर रहें और चौथा खेत में खुले में शौच नहीं करें, बच्चे नंगे पांव वहां नहीं खेले और भोजन स्वच्छ हो, चाहे वह खाद्य के रूप में हो या तरल पदार्थ के रूप में हो, उसको ढक कर रखना है। ये सब समाधान इसमें। एक चीज हम ये कहना चाहते हैं, जी सर, ये हैवी मजदूर है जी सर, खुले में शौच जाएगा नहीं, वो जाएगा कहाँ? नहीं, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए जो है सरकार के द्वारा जो है योजना चलाई जा रही है। इसके तो वहाँ पर बच्चे को यही कह सकते हैं मत जाना। 10-15 साल से जो है इलेक्ट्रिक का
ज्यादा चलन हो गया। नहीं था हम लोग सुनिए, हम लोग जागरूक थे, वो पहले भी बंद कमरे में लैट्रिन जाते थे, गरीब होने के बावजूद। ऐसे बहुत सारे गाँव में देखा है। 10-20 साल से जो है शौचालय का ज्यादा चलन। हम जो देखे हैं वो भी देखे हैं। शौचालय को दूर रखा जाता था, पहले मकान भी जो बनता था पुराना शौचालय को दूर और रखा साइड में शौचालय होता था, वो बंद होता था। अच्छा सुनिएगा सर, वो जरूर शौचालय का निर्माण करें। महिला मंडल तक बोले सुनिए। अब हमारा जो सवाल है उस पर हम लोग आते हैं जी। ये कृषि भूमि का इसलिए बनाया क्योंकि ये सबका एक ही केस है। अब हमारा जो सवाल था सर, एक बार मैं सवाल पढ़ना चाहूंगा। इस तरीके जैसा कि हम लोगों ने केस में देखा कि जो हेमा खाना पकाती है, वो अपने बच्चों को जैसे इससे आया धुलाती है, कभी कभी हाथ धोना भी भूल जाती है और खाना पका लेती है। वही हाथों से बच्चों को खाना भी खिला देती है। फ्रिज भी नहीं है। खाना भंडारण के लिए फ्रिज की जरूरत नहीं है सर। फ्रिज तो आप लोग अब बहुत जगह फ्रिज तो लोग बंद करने लग गया है। फ्रिज से ज्यादा बीमारियां होने लगी। फ्रिज में ढका हुआ खाना तो अभी नहीं खाना चाहिए। सिर्फ भोजन को अगर ढक के रख दिया जाए तो काफी हद तक काफी बीमारियों से दूर होया जा सकता है, क्योंकि बीमारियां जो भोजन में आती है वो मक्खियों के द्वारा आती है। शौच जो करता है खुले में, उस खुले से जो मक्खियां आती है वो आपके खाने तक आ जाती है और वो आपकी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे खाना पकाने का जो कारण था वो उसका था कि हाथों की साफ सफाई नहीं करना। खाना पकाने से पहले और खाना खाने से पहले भी हमें साबुन का उपयोग करना चाहिए, ये मेरा कारण है। और उसने वो नहीं करते हैं। दूसरा, भंडारण के तरीके, जो खाना पका हुआ खाना अगर है तो उसे ढक के रखें, और अगर बिना पका हुआ अनाज है तो उसे भी एक ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे की कीड़ा ना लगे, मॉइस्चर ना लगे, तो साफ सूखे जगह पे उसको रखने का प्रयास करना चाहिए। अब है कि कारण क्या क्या थे, तो मैंने जैसे कहा कि हेमा भूल जाती है, कभी कभी हाथ धोना, बच्चों को शौच कराने के बाद हाथ धोना भूल जाती है, खाना पकाने के बाद हाथ धोना भूल जाती है, और वो काफी थकी सी महसूस करती है जिस कारण। दूसरा, अस्वच्छ वातावरण में रहना, वो एक नदी के किनारे रह रही है या जहाँ भी उसका रहने का माहौल है वो स्वच्छ वातावरण नहीं है। दूसरा, खुले पके हुए भोजन का खुले में रखना। दूषित पानी का प्रयोग, वो नदी से कभी कभी अगर उसका नल खराब हो जाता है तो वो तालाब से पानी लेकर के खाना बनाता है। तालाब का पानी ऐसे भी दूषित होता है क्योंकि तालाब में बहुत सारे जानवर जाते हैं, खुला रहता है, तो वो दूषित पानी होता है। उसी पानी से वो खाना बनाती है और पीती भी होगी। और कारण के अंदर है दूषित पानी का प्रयोग और जागरूकता और जानकारी का अभाव। उसे ये नहीं पता है कि बीमारियां क्यों होती है। मक्खियों के कारण बीमारियां होती है, खुले खाना के कारण बीमारी होती है, उसे पता नहीं है। तो जानकारी का अभाव और शिक्षा की कमी, उसने पढ़ा ही नहीं है कि हमें किस वातावरण में और कैसे रहना है, तो शिक्षा की सबसे ज्यादा कमी है। अब निदान की बात आती है कि हम उसके लिए क्या निदान कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा सलाह है, और इसमें है भी, कि हेमा और उसके पति को खास स्वच्छता बनाए रखने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे। तो मेरा सलाह है कि हेमा को स्वच्छ वातावरण में अपने परिवार को रखने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ भी रह रहा है वो साफ सुथरा होना चाहिए, तो ऐसे भी बहुत हद तक बीमारियों से हम बच जाएंगे। तथा खाना पकाने और खाद्य भंडारण, चाहे वो खुला हुआ खाना, बिना पका हुआ खाना हो या पका हुआ खाना, वो स्वच्छ वातावरण में ढक कर रखने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे पहले उसको जागरूक करने की आवश्यकता है। उस परिवार को हमें जागरूक करने की आवश्यकता है, उसे शिक्षित करने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, खुले में शौच जाने से परहेज करना चाहिए। हम देखते हैं कि वो नदी किनारे या खुले में शौच जाता है, तो उससे खुले में शौच जाने से परहेज करना चाहिए। और उसके लिए जो व्यवस्था है, कहता है कि हमें अभाव में ही प्रभाव दिखाना पड़ता है। तो जो हमारे पास व्यवस्था है उसी व्यवस्था में हम बेहतर तरीके से रह सकते हैं। एक टट्टी का ही ढांचा बना के, किसी तरह पैक करके, मिट्टी खोद के, जो भी सुविधाएं हो सकती है उसका प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। वो तो नहीं पढ़ा,
वो दिहाड़ी मजदूर है, मजदूरी करने जाता है, उसकी माँ काम करती है, लेकिन अपने बच्चों को तो पढ़ा ही सकती है। आज सरकार की सारी योजनाएं जो मुफ्त एजुकेशन सब जगह लागू है, उस गांव में भी लागू होगा। उसको अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। उसके बाद है कि साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सभी बीमारियों का पहला कारण तो गंदगी होता है, तो उसे साफ सफाइयों पे ध्यान देना चाहिए। कैसे हम खुद साफ रहें, अपने बच्चों को साफ रखें, अपने वातावरण को साफ रखें और साफ खाना खाएं, साफ खाना पकाएं। खाना पकाने तथा पांचवा पॉइंट है हमारा, खाना पकाने तथा खाने से पूर्व साबुन का प्रयोग निश्चित करें। राख है तो राख का ही प्रयोग, मतलब हाथ साफ करने का प्रयोग करना चाहिए। और अंतिम पॉइंट है हमारा, तालाब के पानी को जो कि वो खाना पकाने में यूज करती है, कभी कभी उसका नल अगर खराब हो जाता है तो तालाब के पानी को गर्म कर पीने के लिए उसे उपयोग में लाना चाहिए, जिससे काफ़ी हद तक वो बीमारियां कम हो जाएगी। धन्यवाद। अगर किन्हीं को कोई सुझाव है, प्रश्न है तो आपका। गंदगी के कारण संक्रमण का बढ़ना, अगर गंदगी फैलेगा तो न जाने कितनी बीमारियां हमें या हमारे बच्चे को प्रभावित कर डालेगा, वो भी ध्यान देना है। यही सब इतना ही बहुत अच्छी सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। विशेष रूप से सर का स्वागत कर लीजिए। क्योंकि ये जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने ड्यूटी किया है, पहले संथाल परगना क्षेत्रों में पहले ड्यूटी किया है। इनका अनुभव देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत अनुभव है। बहुत सी बातें जो कि हम लोग अनजान थे, उन सब बातों का भी इन्होंने चर्चा किया। तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छोटा सा प्रश्न, गांधी शौचालय जो बोलते हैं सर हम लोग, क्या गांधी जी से प्रभावित है या इसका और एक स्वच्छता की ओर गांधी जी का एक कदम स्वच्छता की ओर गांधी जी का फोटो काहे लगाया? मेरे बगल में एक दिए थे बायकास्ट मोहम्मद थे, लेकिन संस्कृत के अच्छे जानकार थे। तो बच्चा को पढ़ाते थे, सर अहम गच्छामि, तो ये क्या था? अपना एक्टिविटी करके दिखाते थे। तो स्वच्छता को गांधी जी से जोड़ा गया, हमारे लिए इतने बड़ा डिवोशन दिया हो, तो क्या इतना उनको हम नहीं दे सकते हैं? कल जो आप मीटिंग करने जा रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग, तो रामानुजम से क्यों जोड़ा गया? उसको याद करने के लिए। कैसे याद किया जाए, कैसे हमारे पीढ़ी तक ये जुड़ता रहे, तो कुछ न कुछ तो कुछ माध्यम होना चाहिए। और ऐसे जो है सर, गांधी जी का उस समय भी स्वच्छता पर बहुत जोर था। गांधी जी ना विरोध किए, हमने अपनी आंखों देखा 76 में महेंद्र लोग टॉयलेट उठा करके माथा पर लेकर के नदी में फेंक दिया। 10-20 साल पहले तक हमने देखा, और वो नहीं कहना चाहिए, खराब लगता कहने में। तो उसको जो देखते थे, यहाँ साड़ी इस कदर बांध लेती थी कि दिन भर में खुलेगा, और जब फेंक के आई पूरा मिट्टी में कादा में हाथ रगड़ घंटों रगड़ती थी, साफ सफाई कर। वो ज्यादा जागरूक थी, जागरूक थी, जागरूक कैसे नहीं? चलिए वो चलिए भाई भारत नहीं गए। रोज बुधवार के दिन आयुष्मान भारत के तहत प्रशिक्षण शिविर में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जिसे ग्रुप 3 के तहत समूह 5 के लिए प्रश्न था, क्या आपको लगता है
कि हेमा के घर में और आसपास का अस्वच्छता वातावरण परिवार की लगातार बीमारियों का कारण बना है। कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया सुझाव। सबसे पहले कहना चाहेंगे कि बीती ताही विसारी दे आगे की सुनी। वो औरत जो है घर की मालकिन है, घर की धुरी है, बीच का खंभा है, उसका समय कट चुका है, बहुत हद तक समय निकल चुका है। आने वाले पीढ़ी को हमें उत्प्रेरित करने की, जागरूक करने की, ज्ञान वर्धन करने की आवश्यकता है और उसी कड़ी से हम लोग अपने विद्यालय को जोड़ते हुए देखते हैं कि कैसे आने वाले उन नौनिहालों को हम अधिक से अधिक शिक्षित करें ताकि आने वाली परेशानियों को उन नौनिहालों को ना झेलना पड़े। यही हम लोगों का सोच है, हमारी सरकार की सोच है। हम सभी बुद्धिमान, ज्ञानवर्धक, ज्ञान देने वाले प्रधानाध्यापकों का सोच है, हमारे विभाग का भी सोच है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए हम कहना चाहेंगे कि उनको सबसे पहली बात उन्होंने पढ़ी नहीं। अगर आज हमारी सरकार उसके लिए कटिबद्ध है, उसके लिए रात्रि पाठशाला, एडल्ट एजुकेशन, न जाने क्या क्या साक्षरता, उससे कुछ ना कुछ ज्ञान तो जरूर हासिल होता है, इसमें कतई दो मत नहीं है। स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए उन महिला को हम लोग प्रयास करेंगे कि आप भी स्वच्छता की ओर जाएं। पढ़िएगा तो नहीं, पढ़ाया तो नहीं जाए, लेकिन क्या मौखिक में क्या आपत्ति है, सुनने में क्या आपत्ति है, सीखने में क्या आपत्ति है। हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग कहे हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मनुष्य मृत्यु पर्यंत सीखता है, जन्म से मृत्यु तक सीखता है, कोई इसकी उम्र नहीं। ये कहना सरासर भूल है कि वो तो पढ़े लिखे नहीं, क्या कागज कलम में पढ़ना होता है? नहीं, ऐसे भी बहुत आपके गांव समाज में भी ऐसे अंगूठा देने वाले लोग हैं जो हम पढ़े लिखों को माफ देते हैं। क्या गलत है? तो सबसे पहले है कि उनको प्रेरित करना है कि साफ सफाई पर बाबू जरा ध्यान दो। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। कम से कम आने वाले भविष्य को तो देखो। उन बच्चे को देखना है कि कैसे साफ सफाई की तरफ ध्यान देना है, वो प्रेरित करना है, उस पर विशेष ध्यान रखना है। एक गरीबी की मार झेल रहा है कि दोनों वक्त का रोटी नहीं जुटा पाता है, लेकिन अब फिर वही है कि खाना ढक के नहीं रख पाता है, गंदे हाथ से ले लेता है। हम बंगाल बॉर्डर में रह रहे थे, वहाँ देखते थे कि कम संसाधन में, अगर यहाँ कोई होंगे बंगाली कल्चर के लोग, बुरा मत मानिएगा, कम संसाधन में अच्छे तरीके से रहना चाहता है। कोई जरूरी नहीं कि डिटॉल हो, साबुन हो, तरीका मन में होना चाहिए। गांव घर में होता है देखा देखी का एक प्रचलन, वो ऐसे चलता तो हम भी उसके साथ चलते हैं। तब हाँ, अभी थोड़ा देर बात हो रही थी, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। गंदे का अनुकरण नहीं करना है, अच्छे का अनुकरण करना है, न कि खराब का अनुकरण। के बाद है उसको जानकारी देना है कि सबसे पहले आप अपने रसोई घर की साफ सफाई रखिए। चूल्हा सीधा तो सब कुछ सीधा, तो रसोई साफ सुथरा रहेगा तभी आप अच्छा से खाना बना पाएंगे। आपका अपना साफ सफाई, हाथ की साफ सफाई, कपड़े की साफ सफाई, बर्तन की साफ सफाई, उचित पानी का उपयोग। पानी तो सब जगह है, हम संथाली परिवेश में देखते थे। फिर वही कहना चाहते, कोई संथाली कल्चर के होंगे तो लोग बुरा नहीं मानेंगे। मैंने आंखों देखा, चापाकल है बगल में, लेकिन पोखर में पानी है, वहां ले जाके बर्तन मांजता है। उसके बर्तन में आपको चेहरा झलकता, लेकिन पोखरा में धोते, चावल भी धो लिया, सब्जी भी धो लिया, अच्छा बगल में नहीं जाए। पता नहीं, हम लोग गाँव के भी थक जाते थे। उसके बाद है उसके घर में जो वेस्टेज मटेरियल कचरा, उसको निस्तारण का व्यवस्था। अब एक तो गरीबी है, लेकिन इतना ज्ञान तो जरूर है कि भाई कम से कम वो गड्ढा तो बना लो, गड्ढे में उसको डिस्चार्ज करना है, गड्ढे में रखना है, ताकि उससे शरण से पॉल्यूशन न फैले, गंदगी न फैले, परिवार में प्रभावित हो। बच्चे तो मासूम है, जल्दी इफेक्टेड हो जाएंगे, उसे नहीं करना है। पीने के पानी की समुचित व्यवस्था। अब नल खराब हो गया, नदिये से लाएगी, चापेकल से नहीं, पोखरा से लाएगी,
तो इतना तो जरूर उसको ज्ञान भर देना है कि नहीं कुछ है तो उबाल लो ना, जंगल से तो लकड़ी लाती है, नहीं उबाल पाई तो लोग थोड़ा ज्ञान बढ़ता है तो अपने से फिल्टर बनाते हैं, डब्बा में वो बालू पत्थर कोयला क्या क्या भर के, वो थोड़ा हुआ, उससे और ज्यादा है तो फिल्टर की व्यवस्था है, फिटकरी क्लोरीन बहुत चीज है ढेर सारे, तो वो तो सब थोड़ा हुआ ज्ञान की बात नहीं, लेकिन बालू पत्थर कंकर तो कोई खास ज्ञान की चीज नहीं है, इसमें कोई एक्सपेंस नहीं है, गरीब है ना, गरीब घर से आती है ना, उसके पास उतनी व्यवस्था नहीं, पैसे नहीं। उसके बाद है जो कपड़ा कम से कम नहीं पूरा साफ कर सकते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं उसको कम से कम तो जरूर साफ कर लीजिए। हम पहले देखे थे, कभी नाम नहीं बोलेंगे, कुछ कम्युनिटी के लोग जिसके यहाँ हम लोग कपड़े धोने देते थे, सर्फ साबुन नहीं था, सोडा भी नहीं था, मुझे से साफ करता था, राख से, क्या ऐसे राख से नहीं, जानकारी शायद किसी को अगर होता हो ना हो, केला के वो डंठल जो होता है ना, उसको जला के राख बना लेता है और उसको पानी में घोल के सूती कपड़ा साफ होता है उबाल के। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। चलिए वहां, उसके बाद पका हुआ तो भोजन का जो बर्तन है उसको भी अच्छा से साफ सुथरा करना है, इतना ज्ञान भरना है। बने हुए भोजन को अब रखने की व्यवस्था, बेचारी को बर्तन नहीं ढेर सारा कैसे रखे, मक्खी से भी बचाना है, इतना ज्ञान देना कि वही मक्खी टॉयलेट में बैठता है और मक्खी जैसे जैसे पांव रगड़ती है फिर भी वो पॉल्यूशन फैलाती है, तो वो मक्खी से भी ढकना है। नहीं कुछ घर में साफ सुथरा कपड़ा है उसी कपड़े से ढक लीजिए भोजन को, अगर संभव हो तो अभी बनाइए, अभी खा के खत्म कर दीजिए, फिर बनाएंगे, जितने हैं उतने में बनाएंगे। अगर वही खाना रात में खाने की बात है तो उसी कच्चे अनाज को रख लेना, रात में ही बनाएंगे, अभी नहीं बनाना है, इतना दिया। चलिए, नित्य स्नान करना, अरे नहीं साबुन है तो हाथ को है ना, भगवान दिया है ना, रगड़ के मल के स्नान कीजिए, गर्म पानी से स्नान कीजिए, साबुन की व्यवस्था नहीं है, इतनी गरीबी है। उसके बाद है सोच जाने में 3-4 बार, वो तो प्राकृतिक चीज है, सोच तो जाएगा ही बच्चा, हम भी जाएंगे, हमारे परिवार भी जाएंगे, तो कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि सोच हमने जो किया उसको किसी तरह से ढक दें। अगर वो नहीं ढकाता है, पॉल्यूशन काफी फैलाता है, जिससे नाइट्रोजन गैस निकलता है, तो खैर वो पढ़े लिखे नहीं है, मेरे आप तक रह जाएगा नाइट्रोजन वाली बात, उसमें कीड़ा पनपता है, इतना तो देखता है। गांधी लैट्रिन बनाने की उसको ज्ञान में भर सकते हैं, नहीं जमीन है सड़क किनारे बना सकते हैं, जहाँ टॉयलेट जाते हैं वहां तो कर सकते हैं, तो कम से कम गांधी लैट्रिन बनाने का एक तरीका बता देते हैं या अपनाने का प्रयास करते हैं या उसके दिमाग में भर देते हैं। इस तरह का सोच में जाने के क्रम में हमारे पूर्वज लोग को जूता चप्पल नहीं होता था, ना लकड़ी का पहनते, हमने भी बचपन में पहना है, तो उसको ज्ञान में देना है। इवन आज भी हम लोग जो अपने शौचालय में जाते हैं, अपने शौचालय में जहाँ पे इंग्लिश डिजाइन का बना हुआ है और क्या क्या पहनना जाने क्या क्या है, वहां भी खुला पांव जाना अनुचित है, एक बैक्टीरिया पैदा लेता है जो आंखों नहीं देखा जा सकता, तो खुले पांव भी नहीं जाना है, खुले स्थान में नहीं जाना है, और सोच को प्रयास रहे कि किसी तरह से मिट्टी से ढक दे, इतना तो कर देना। सोच के बाद साबुन नहीं है, राख तो है, राख भी नहीं है, मिट्टी तो है, लेकिन मिट्टी में वहां पर ध्यान देना है, मिट्टी में कंकर पत्थर हो सकता है, बालू हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकती है, इसलिए उनको ध्यान देना है, बताना कि राख ही तुम्हारे लिए समुचित, तो राख से कम हाथ धो लेना चाहिए। भोजन करने के स्थान की साफ सफाई, भोजन का जो घर है उसको कम से कम गंदगी से बचा के रखें। हमारे पहले लोग गोबर से लिपाई करते थे। नाम लिखना, जैसे मेरा नाम मुकेश है तो M U K कमर से सर आगे से ऊपर पूरा नाम लिखना, पूरा नाम जो है आगे कम ए पर आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं सर, तो एक बार ऐसे मारे, एक बार ऐसे मारे, फिर ऐसे मार दिया, ये नहीं हुआ। मजा लाना चाह रहे हो, कमर भी ठीक हो गया थोड़ा। जैसे देखिए M करेंगे तो M पहले लकीर खींचे कमर से,
और फिर जो है उसको डंडा ऐसे दिए, फिर इधर ले गए और फिर तो पूरा कमर जो है हिल जाता है, अपना नाम लिखेगा तो जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी हो जाता है। देखिएगा तो अपने अनुभव से अपने कमर को हिलाते हुए अपना नाम लिखना। तो आइए हम लोग जो है 1 मिनट में अपना नाम लिख लें कमर के माध्यम से। महिला शुरू करो तोरा लोग वो लिखियो खाली वो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा लिखिएगा जो कि कमर जो है जिसका कमरा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कमर जो है एक्सरसाइज रहता है। इसे स्वागत है और एक अनुरोध है, एक विश्वसनीय सूत्र से अभी के माध्यम से देखेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और केस स्टडी पर चर्चा करेंगे। कुछ बिंदु किताब में अंकित है, कुछ नहीं छूट भी गया है। सभी विद्वान प्रधानाध्यापक लोग हैं, कुछ अपने से भी जोड़ेंगे। क्योंकि उसे लगा कि इससे घर के तनाव से मुक्ति मिलने में मदद मिलेगी। हालांकि वह कुछ समय के लिए अपनी समस्याओं और तनावों को भूल सका, लेकिन समस्याएं लगातार बढ़ी और वास्तव में समय के साथ अंतर होती चली। चर्चा के लिए मुकेश की शराब पीने की आदत के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए बहुत सुंदर मॉड्यूल है। वह परिवार में किसी से बातचीत नहीं करते थे और उसके माता-पिता के बीच लगातार झगड़े होते थे। मुकेश ने दम पाकर शराब पीना शुरू कर दिया क्योंकि उसे लगा कि इससे उसे घर के तनाव से मुक्ति मिलने में मदद मिलेगी। हालांकि वह कुछ समय के लिए अपनी समस्याओं और तनावों को भूल सका, लेकिन समस्याएं लगातार बढ़ रही और वास्तव में समय के साथ अंतर होती चली। चर्चा के लिए मुकेश की शराब पीने की आदत के लिए कौन जिम्मेदार है? मुकेश के पास और क्या विकल्प थे? अगर आप मुकेश की जगह होते तो क्या करते? के साथ बदतर होती चली। चर्चा के लिए बिंदु दिया गया है, मुकेश की शराब पीने की आदत के लिए कौन जिम्मेदार है। इस केस स्टडी को स्टडी करने के बाद जैसे उसकी आयु से लगता है तो अपने पिताजी से वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकता है, बातचीत करके बहुत बता सकता है कि पिताजी आप बात करिए, आपको क्या समस्या है, क्यों आप शराब पीते हैं, ठीक है, आप क्यों लड़ाई करते हैं, क्यों आप वहाँ से मतलब बात नहीं करते हैं, हमसे बात नहीं करते। बातचीत बहुत बड़ा माध्यम है और बातचीत उसे करनी चाहिए। तो उसके पास विकल्प बातचीत का भी था मेरे हिसाब से। बातचीत के साथ साथ वो अगर अपने आप को संयम रहते हुए अगर अपने परिवार के दायित्व को सही रूप से निभा पाता या इस चीज को वो अपने से हैंडल करता तो ये बहुत बड़ा रास्ता हो सकता बच्चा। आप पिताजी अगर शराब पी रहे थे कोई बात नहीं थी, उनको अगर वो चूंकि बच्चा है 10-12 साल का बच्चा, उसके मना करने से ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसा वो संस्कार अपने परिवार में डालता जिसके वजह से उसके पापा या तो स्वयं रुक जाते या अगर वो नहीं रुके तो इस बच्चे को, ये जो लड़का जब इसकी सोच ऐसी थी तो इसको शराब नहीं लेना चाहिए। ये अगर शराब नहीं लेता जहां तक बीमारी थी वहीं तक खत्म रहती, आगे बीमारी नहीं बढ़ता, आगे बीमारी नहीं बढ़ती और उसका परिवार जो है उसके बाद से जो है वो ठीक रूप से चलता। ये ऐसी बात है कि शराब पीने ना किसी समस्या का समाधान। बच्चे को समझाने वाला कोई नहीं था, कोई आस पड़ोस का कोई भी रहता उसको समझाता तो उसको समझाने वो विकल्प क्या था। कहने का तात्पर्य है मुकेश शराब पीने लगा, पिता को देख करके उसके पास था कि नहीं, उसके पास यही विकल्प था। जब उसको ये सोच आ गया कि मतलब शराब होने पीने से ये सब, मुकेश अगर थोड़ा बुद्धि लगाता कि थोड़ा एक्टिंग करता
ये जान लेके गिलास में पानी लेता है और नशा के हालत में पिता को दिखाता है कि देखो हम भी पिया हैं और बहुत अच्छा साफ सुथरा मेरा बेटा भी है तो हो सकता भी नहीं करता। उसको यह बुद्धि आ रहा है कि शराब पीने से बॉडी लेने लगा। शराब देखिए, जब उसको ये केस स्टडी में ये था, वो परिवार के वातावरण को देखकर शराब पीने लगा। उसके माता वो उसको ऐसा लगा कि अगर हम शराब पिएंगे तो हम टेंशन मुक्त रहेंगे। उसकी जब वो ये ऐसा जब वो सोचता है, ऐसा सोच सकता है, ऐसा तो वो पॉजिटिव भी सोच सकता था। तो वो वहाँ क्या था, इसकी सोच नकारात्मक थी। आप क्या कीजिएगा अगर घर में वैसा वातावरण देखिएगा तो? वही बता रहे हैं, वही हम कैसे किसी हम कैसे अगला पॉइंट वही आ रहा है सर, वो सबूत 3 का है, वही है हम कैसे सर। तो तीसरा वो निगेटिव सोचा, पॉजिटिव नहीं था। हर हमेशा सकारात्मक सोचेगा तभी। अगर ठीक है, उसको ऐसा लगा कि ये अगर हम ऐसा पिएंगे तो बहुत सारा पेड़ पदार्थ था, एक पिकअप और था उसमें। हाँ, कि आसपास में जो ऐसा आदमी होगा जो कि उनके पिताजी को समझा सकता है, वो लड़का सिनारियों में नहीं है लेकिन होना चाहिए, आस पड़ोस तो होगा ही। जवाब देता। कुछ शिक्षक समुदाय भी जरूर होंगे समाज में, उनको आगे बढ़ के जो है कदम अगर वो उठाना चाहिए। सकारात्मक सोचते तो जो स्वपन सर बोल रहे हैं, अच्छा, यहाँ वो हम व्यक्ति को यहाँ पे जब वो बच्चा पढ़ने वाला है, सबसे बड़ी सोच उसकी गलत है। अब बच्चे में नहीं रहते, उसमें हम अगर शिक्षक उससे इन्वॉल्व अगर है, सपोज दैट वही बच्चा हमारे सर, अब अगर हमको अगर पता है कि वो हमारे विद्यालय का बच्चा है, मान लेते हैं वो मुकेश हमारे विद्यालय का बच्चा है, और उसके परिचय चूंकि बहुत सारे परिवार से हम लोग अवगत हैं, प्रधानाध्यापक शिक्षक जो है उसके परिवार से, तो अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस बच्चे को हम कैसे उस वहां से बचा के रखें। क्या सर? और उसके पिता को भी ठीक करते हैं, पिता को भी ठीक अगर उसके पिताजी पी रहे हैं उनको हम मना करें, अगर वो नहीं मानता, इस बच्चे को हम कैसे बचा के रख सकते हैं, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। वो ऐसा लग रहा है आपको पढ़ने वाला बच्चा, वो अपने शिक्षक से भी शेयर कर सकता था कि सर हमारे अब शिक्षक का ये जवाब नहीं कि अब उसका इंटरनली जो बात है, पारिवारिक जो दायित्व है, उसको भी हम लोग समझेंगे कि कहाँ उसमें क्या कहाँ तक वो परेशानी है, उसको भी हम लोग। और हस्बैंड जो है पिता क्यों शराब पी रहे हैं उसका कारण भी ढूंढना पड़ेगा। कुछ प्रबुद्ध लोग को बुलाकर वो अपने घरे का वातावरण है या कुछ और इन्वॉल्व है। तो मैंने पहली बात करी ना कि कम्युनिकेशन के बाद जिसे बात करता कि अगर मुकेश के पास यह समस्या थी, अगर वह समस्या समाधान हेतु अपने परिवार में समंजस में आते, अपने बात को रखते, तो कुछ न कुछ रास्ता निकलता निकलता है। कम्युनिकेशन का तरीका संभव नहीं है उतना छोटा उम्र में। छोटा चाचा का बिल्कुल इतना छोटा उम्र में सर उसको वो समझना या समझाना संभव नहीं था। उतना छोटा उम्र में पैसा कहाँ से आएगा सर? पैसा पैसा नहीं देखा जाता है सर। सर जब पिलाने वाला होता है तो शराब का पैसा नहीं देखा। आप बोलिए कि हम शराब पिएंगे, आपको शराब उपलब्ध हो। एक दिन सर ये शराब के साथ है, आप रसगुल्ला खाइएगा सर, आपको लेकिन एक ही दिन एक ही दिन लगाता है और लगता है। आप रसगुल्ला खाएंगे तो रसगुल्ला नहीं मिलेगा, आप बोलिए शराब होगा, आपको शराब उपलब्ध हो। लेकिन वो लत के बाद तो खरीदना आप ही को पड़ेगा। लेकिन ये तो पैसा कहाँ से आएगा? ये तो हम नहीं सोच रहे हैं ना, लत पैसा कहाँ से आएगा? हम नहीं सोच रहे हैं। ये सोचने का उसको अवसर नहीं पता करें नहीं। एक मिनट सर, इसमें चर्चा का बिंदु है कि उसके पास विकल्प क्या था। लोग विषय से उतर जा रहे हैं। ये सब विकल्प ही हुआ कि वो समाज में अपने परिवार चाचा और सबको बुलाकर उसके पास बहुत सीमित था, क्योंकि देखिए जिस उम्र का बच्चा है माहौल पहले तो अपना कुछ भी सीखता है तो माता पिता से सीखता है। विकल्प था, विकल्प हम एक ही मानते हैं कि विकल्प उसके पास एक शिक्षक थे, क्योंकि वो उसका परिवार भी छोटा था और परिवार में आप जानते हैं कि तो वो बात नहीं करता, और रिलेटिव तो हम बात कर रहे हैं कुछ तो समझ नहीं। अगर एक शिक्षक से वो जुड़ा होता और शिक्षक अपने दायित्व को निभा करके उस तक पहुंचते
उसको रोकने का प्रयास करते और करे तो ये पिता क्योंकि उनको आक्रोश था उनके पति की वो शराब पीते, लेकिन परिवार में और भी बहुत सारे आदमी नहीं या कुछ भी उससे करना होते ही है। इसका मतलब वो सब करते हैं। शिक्षक से थोड़े वो चाहे जिस अगर किसी काम में भी होगा, अगर मानते हो 2 रुपए देने में मजदूरी करता होगा तो उसको कोई दुकानदार होगा उससे वो देता, उसका भी जिम्मेदारी उसका नकारात्मक था सर। हाँ, सोच नकारात्मक था। पतला रास्ता से हमें रास्ता बनाना चाह रहा सोच नकारात्मक, मजबूत इरादा का नहीं है। सामने से वो हट जाता, कोना में चला जाता, पसीने का कोई काम था क्या? बस अपना साइड ले लगता है, आपको मार कीजिएगा, हम मार करेंगे नहीं, हम चले जाएंगे दूसरे अपने साइड ले कीजिएगा, हमारे इनका क्वेश्चन ऐसा चर्चा का बिंदु कहने के लिए तो लोग कुछ रखे नहीं। उनके घर में पहले से दारू पीने की प्रथा थी, तो उससे थोड़ा इंटरेस्ट जरूर हुआ होगा कि हम भी पिए, बाप पी रहा था हमने पिए तो क्या खराबी जानता थी। लेकिन है कि उसके जगह मैं होता तो क्या करता, सवाल यहाँ खड़ा। आप अपने को छोटे बच्चे के तौर पर देखिएगा। मैं होता तो क्या करता, तो सबसे पहले हम प्रयास करते कि दुनिया किस ओर जाए। मैं भी क्यों नहीं उस ओर जा रहा, तो क्या निगेटिव जा रही दुनिया। कल हमारे शिक्षक लोग धोती कुर्ता हवाई चप्पल साइकिल, वो भी कुर्ता खोल के कंधा पर चप्पल हाथ में स्कूल के करीब गए तो पहन लिए। आज सारे मास्टर हीरो होंडा हो गए। तो दुनिया आगे की ओर था मुकेश को कि हम तो नहीं पिएंगे, हम अपने माता पिता को भी मोटिवेट करें कि पीने से क्या फायदा है क्या हानि है। एक बार नहीं 100 बार में सुनेगा। रटत रटत रसना लस्सी, घिसते घिसते जब पत्थर पर निशान बनता है तो इस माता पिता का हड्डी मांस खून का बना हुआ इसमें क्यों नहीं निशान बनेगा। हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे जब तक वो नहीं बनेगा। तो इस प्रयास को उसको बार बार दोहराना था, न कि स्वतः पीने का क्रम बढ़ाना था। एक शिक्षक हमको कहे, शिक्षक ही कहे, बुरा नहीं बोलिएगा, यहाँ की बात नहीं है, हेडक्वार्टर बगल में था, उधर की ही बात है। वहाँ ढेर सारे फिजिशियन बैठे हो, लू का पेशेंट तो बहुत जाता है। आप जाइए उनको सजेशन दे दीजिए कि जो भी लू का पेशेंट है तार का तार ली। तब तक वो पी लिया था, इतना ना हो मारे उल्टी कर दिया, हम भागे वहाँ। तो मेरे कहने और हम उसको इतना समझाए उनको हमने लीक पर ला दिया, छोड़ा तारीफ बिना छोड़ा। तो प्रयास करने से क्या नहीं होती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो अथक प्रयास करना था मुकेश को, न कि अपने आप को शराब के नशे में धोना। मैंने दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी, बिल्कुल इच्छा शक्ति की कमी थी और दुनिया के बढ़ते कदम की ओर तरफ कदम मिलाना था, न कि उधर निगेटिव पीछे करना चाहिए था मुकेश को। मेरे चलिए सबों को एक साथ धन्यवाद का भी दे दीजिए। जो भी आप बोल रहे थे कुछ इसी तरह मेरे दिमाग में समझेगा, तो इशारा वही था। तो एक बात जानते हैं, ये लफ्ज प्यार इंसान की जिंदगी को जन्नत बना देता है, और जिसके दिमाग से ये उतर जाता है उसकी जिंदगी जहन्नम हो जाती है, नरकी हो जाती है। इसीलिए जिंदा रहने के लिए और समाज को जिंदा रखने के लिए प्यार करना चाहिए। ये और बात है कि हम सारे लोग अब इस पेज को लेकिन प्यार सिर्फ लड़के लड़की का ही प्यार नहीं, ये इस पर थोड़ी दिक्कत प्रकाश है। प्यार सिर्फ लड़के लड़कियों का ही प्यार नहीं, बाप बेटी को भी प्यार करता है, माँ बेटी को भी प्यार करता है, दादा पोते को भी प्यार करता है, और सिपाही देश से भी प्यार करता है। यह सिचुएशनल थिंग है कि आप बहुत ज्यादा जब खुश होते हैं तो अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसीलिए आज को आप अपने खुद के जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे आप दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। किसी लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हो सकता है।
जैसे कि हमारे जो माता बहनें उनसे इस बात पे एकदम ब्लाइंड सपोर्ट करेंगे कि जब बच्चा पैदा लेता है, कोई भी बच्चा पैदा लिया किसी के घर में, तो जो नर्स होती है उनको कहा जाता है कि जैसे बच्चा पहले यूट्रस से बाहर आए उस बच्चे को माँ के सीने पे डाल दिया। ये क्यों किया जाता है? बेसिक चीजें हैं, थोड़ी सी सुनने में अटपटी लगती है, लेकिन कितने कंज्वाइंट है लव से, प्यार से, कि वो बच्चा उससे चिपकते ही अपने को महसूस करता है कि इसके बॉडी से मैं निकला हूं, लेकिन बॉडी के ऊपर, और उसमें ये अटैचमेंट इसी के लिए दिया जाता है। ये इसके स्वास्थ्य विभाग में ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो कि डिलीवरी करवाती है, कि बच्चे जब डिलीवर आउट होंगे तो उस बच्चे को सबसे पहले मां के सीना पे डाला जाए। अब देखिए वहां से प्यार का क्या अपेक्षण है। ये ना आप किसी भी चीज को, वो बच्चा कोई भी आपके घर में आ गया, आप बच्चे को घर लेके जाते हैं तो खुश होते हैं तो बच्चा को गोद में उठा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं, और उठाने के साथ आपका क्या आता है एक्सप्रेशन? पप्पी लेता है, किस करता है। आप किसी को ऐसे ही मोलेस्टेशन का केस हो जाएगा। 5 इयर्स के एबव के बच्चे को आपने किस कर लिया तो आप छेड़खानी के आरोप में जेल चले जाएंगे। मालूम होना चाहिए, अक्षय कुमार के बेटे के साथ हुआ था, उनके गार्ड ने खाली उसका गाल छू लिया था, मोलेस्टेशन का केस। ये बेसिक चीजें हैं, ट्रेनिंग से हटते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, क्योंकि आपको इम्प्लीमेंट कराना है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि वही चीजें अगर परिपेक्ष बना के कर, किस लिए बनाया गया? प्रधानाध्यापक इसलिए बनाया गया है कि आपका मेमोरी इन सारे स्टाफ से सर्वोच्च आपके संस्थान में। क्यों? क्योंकि आपके डिलीवरी पावर उससे बेटर है, आपको इंप्लीमेंट कराने अच्छे से आता है। तो इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए आपके पास संसाधन दिया जाएगा। कैसे संसाधन? एक जेंट्स टीचर, एक लेडीज टीचर, जिन्होंने ये प्रोग्राम को बनाया है, ऑर्गेनाइज किया है, उनको भी पता है कि ये परेशानी इनके साथ होने वाली है। तो इसलिए बात तो पूरी सुनने के बाद अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आपको कोई दुविधा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने मेमोरी का इस्तेमाल किया कि आपको कहा गया कि डायरेक्ट कन्वे नहीं करना, आप उस टीचर के जरिए जेंट्स को और उस लेडीज टीचर के जरिए लेडीज डिपार्टमेंट को, और सपोर्ट में उस लड़की को लेते हुए उस क्लास को मैनिपुलेट करेंगे। अब जैसे मेंस की बात आती है कि मेंस के बारे में, सेक्स के बारे में, और समानता के बारे में, और डिलीवरी के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जब लेडीज टीचर अपने लेडीज स्टूडेंट के साथ उस क्लास को स्पीच में ऑर्गेनाइज करेंगे, जब डिलीवरी उसकी होगी, तो कहीं पर आपको लगता है कि इसमें ऑब्जेक्शन के सवाल उठते हैं, कहीं पर उठता है, बल्कि मैनिपुलेशन के सवाल उठेंगे। मैडम जरा से इसका डिटेल बता दो, इसमें ऐसा होता है उत्सुकता। एजुकेशन ऑलवेज लर्न्स टू लर्न न्यू थिंग्स। शिक्षा हमेशा इंसान के अंदर उत्सुकता जगाता है कि नई चीजें मेरे अंदर कहां से आए। लेकिन जब आप डिलीवरी करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे उसको, तभी तो वो जानेगा। तो मैनिपुलेशन का पावर किनको? शिक्षक को दिया गया कि आप इस चीज को मैनिपुलेट कीजिए। कैसे? उसी क्लास की लड़की को लेकर के एग्जाम्पल बना करके, या उन्हीं से कहीं आपको ऐसे हो रहा है। अब उसमें से क्या है, कुछ टीचर ये सोच ले कि हम जैसे एक क्लास में घुसे, लड़के भी है, लड़कियां वही शुरू हो गए, वहां प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने माइंड का इस्तेमाल नहीं किया। समझने वाली बात है। 8 क्लास के बच्चे हैं, 7 क्लास के बच्चे हैं, सारे लड़के को एक क्लास में डाल दीजिए, सारी लड़कियों को एक क्लास में डाल दीजिए। जो जेंट्स टीचर है उनको डिलीवर कीजिए इधर कि क्या होता है एडल्टहुड, क्या होता है HIV, सारी चीज बताएंगे, और लेडीज को उधर बताएंगे। कहीं कन्वेइंग नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम कन्वे में नहीं होगा, बल्कि वो चीजें आपको आकर्षित करवाएंगे कि कल के डेट में कुछ जो स्टूडेंट आपके नहीं समझेंगे, मैडम कल जो बोले थे मुझे नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि हेजिटेशन आपने दूर कर दिया उसका। कोई भी इंसान कोई बात को नहीं रख पाता है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसके अंदर छिपा हुआ हेजिटेशन, कि पूछेंगे तो क्या सोचेंगे। कभी भी आगे लाइफ में बढ़ने के लिए जिसने इसको हेजिटेशन को किल किया है, मारा है उसको, या इस चीज का परवाह नहीं किया कि लोग क्या कहेगा, हमेशा वो आगे गया लाइफ में, वो कभी बैक नहीं होता है, वो कभी बैक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए इस चीज को आप मैनिपुलेट कराने के लिए
ये दो आदमी का माइंड ब्रेन वॉश इस तरह होना चाहिए कि आप सबसे पहले जो चीज को डिलीवर करना चाह रहे हैं उस चीज के लिए एक सिस्टम बनाइए कि बॉयज को अलग कर दीजिए, गर्ल्स को अलग कर दीजिए, डिटेल में जाइए। आप मैडम डिटेल में जाइए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ाइए, ये एजुकेशन का पार्ट है, उसको 12th में इसको पूरे पढ़नी है, 12th में पूरे का पूरे पढ़नी है। एंड से शुरू हो जाता है, स्टार्ट होता है लेकिन इसका डिटेल में फर्टिलाइजेशन, सेक्स, सारी चीजों को पढ़नी है, उसका प्रजनन कैसे हो, सारी चीजों की अगर वो चीजें उनको पहले से बताई जा रही है तो उनके लिए बेनिफिशियरी है और इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात आती है HIV वाली बात है। HIV में जैसे आप कल मैंने बताया था इंडिया टुडे का सर्वे वाली बात, उसको आगे बढ़ाते हुए कि मान लिया जाए अभी सरकार ने नियम बनाई है, पहले 18 साल की लड़कियों का शादी का भी बढ़ा के 21 कर दिया था। 21 से बिलों में अगर कर रहे हैं शादी तो वो आप उस लड़की के साथ गलत कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, ये सभी को पता है। तो ये चीजें उसके दिमाग में डालेगा कौन? ये चीजें डालेगा कौन? और 21 अगर रखा है तो क्यों सरकार ने इस एज को चुना है? दोनों बातें आती हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात है कि उसका जो आपके पहले मॉड्यूल का फर्स्ट जो है स्वस्थ बढ़ना जो है, यानी कि किसी भी लड़की को गर्भवती बनने के लिए सबसे पहले उसका स्वास्थ्य और स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और वो चीजें जो सरकार ने एज किया है वो 21 इयर्स की एज में अगर वो लेडी डिलीवरी के लिए तैयार होती है तो उसके बॉडी पे उसका बैड इफेक्ट कम पड़ता है। उसके कई वजह हैं, जैसे आप देखेंगे कि हमारे जो बोन्स है, हड्डी जो है हमारे, असल में एक बात जानते होंगे आप लोग कि खून का विकास कहाँ से होता है, खून की उत्पत्ति कहाँ से होता है? कौन में हड्डी के अंदर से, ठीक ना। और अगर किसी की शादी 16 साल के अंदर हो गया या 16 साल में तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा? बॉन्ड को नुकसान होगा, बॉन्ड को नुकसान होगा, वीकनेस उसमें आएगा। जैसे लॉन्ग टर्म में जाके देखते सुनते होंगे लेडीज को 45 के बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। जॉइंट पेन तो होता है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब डीजेनरेशन ऑफ बॉन्ड, जो जॉइंट पे होता है, हड्डी टूट गलने लगती है या उसमें क्लापन अंदर में आ जाता है और जरा सा लुढ़कता है तो बस फट से टूट जाता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब है कम एज में अगर शादी कराते हैं तो सबसे पहले एनीमिक होने का चांस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एनीमिक होने का कारण है कि उसमें ब्लड का नीड ज्यादा हो गया, 1 से 2 व्यक्ति हो गए पेट में, उसका बच्चे का विकास, ये भी मालूम होगा आप लोगों को कि पेट में जो बच्चा है उसका पोषक तत्व क्या है? ब्लड है, जो उसके अम्लाइकल के जरिए उसको मिलता है प्योर ऑक्सीजन के फॉर्म में। तीसरी चीज है बच्चे को खुद उसको पढ़ाना है। दूसरी बात है ये आगे की कोर्सेज है, आपके ट्रेनिंग के पार्ट नहीं है। उसके बाद ये है कि जो बच्चा पेट में रहता है उसका सब ऑर्गन काम करता है सिवाय एक, कौन सा? बॉडी में जो एक बच्चा पेट में एकदम स्वस्थ बच्चा पल रहा है उसका सब चीज काम करता है सिवाय एक का, कौन है? उसका लंग्स काम नहीं करता है, लंग्स काम नहीं करता है। और जब डिलीवरी के लिए आते हैं तो सिस्टर दोनों टंगनी पकड़ के पीछे से मारते हैं और उससे सैलिवेशंस को निकालते हैं ताकि वो सॉलिड पार्ट मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाए। और वो पहला जो क्राई करता है ना उसी का वेट डॉक्टर करता है, उसी का वेट करता है कि बच्चा रोया के नहीं। और जैसे मैंने कल बताया था चचेरा भाई बहन का रिलेशन, यही से समझ लीजिए, अभी याद आ गया मुझे कि हार्ट जो है वो लंग्स का रिलेटिव है और लंग्स क्लोज रिलेटिव, और लंग्स है हार्ट का। कैसे? अब बॉडी के अंदर है तो ये बात सवाल उठती है कि जब बच्चा गर्भाशय में था तो उसके लंग्स क्यों काम नहीं कर रहे थे? ये सवाल आ रहा है, लंग्स क्यों काम नहीं कर रहे थे? तो इसका जवाब यही है कि बच्चा जो कुदरत ने ऐसा बनाया है बनावट यूट्रस का और उसके प्लेसेंटा का कि बच्चा को जो भोजन मिलता है ब्लड के जरिए वो प्योर ऑक्सीजन का फॉर्म मिलता है, प्योर ब्लड जाता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और जब प्योर ही ऑक्सीजन जा रहा है तो उसको मतलब ऑक्सीजनेशन की जरूरत है। जब ऑक्सीजनेशन की जरूरत नहीं है तो सांस लेने की जरूरत है। जब सांस लेने की जरूरत नहीं है तो सांस कौन दिलवाता है हमको? लंग्स। तो लंग्स काम करने की जरूरत है।
समझ गए? इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का जो लंग्स होता है उस एज ए सॉलिड पार्ट रहता है, यानी कि उसमें फाउंडेशन लिक्विड भरा हुआ रहता है, जिसको कि हम ठोकते हैं तो मुंह से उगलता है, या सिस्टर जो है वो ट्यूब से मुंह में डाल करके खींचती है सलेवा की तरह, और जैसे निकलता है वहां से उसका क्राय शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी नीड अम्लाइकस करते हैं, जैसे करता है तो उसको नीड आ जाती है, और नीड जैसे आती है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, सप्लाई क्लोज हो गया है तो वो क्राई करता है, और क्राई जैसे करता है तो उसका लंग्स उसको बाहर से एनवायरनमेंट से सांस लेके ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। कि आप पानी के बगैर जी सकते हैं, आप पानी के बगैर जी सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है ऑक्सीजन, जिसको अरबी में रूह कहते हैं, समझे ना? ऑक्सीजन के बगैर इंसान 1 मिनट नहीं जी सकता, विदाउट ऑक्सीजन कैसे नहीं जी सकता है? क्योंकि आप जितने भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट देखेंगे वहाँ ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जरूरी है। आप जैसे कि हार्ट, आपका हार्ट है, हार्ट को काम करना है, बॉडी का। अच्छा एक बात और, बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंटिन्यूअस काम करता है, वो कभी नहीं सोता बैठता, जो हमेशा काम करता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम है जो ऐसे नोड से काम कराता है, और वो अगर खराब होगा, जो आपको बताया होगा एबी नोड से काम करता है, जो कि आप एंजियोग्राफी कराए तो आपको पता होगा, ठीक ना? तो कहने का मतलब है कि हार्ट एक ऐसा पार्ट है कि आप सो जाते हैं, ब्रेन भी आप रेस्ट होता है, ब्रेन भी रेस्ट में चला जाता है, लेकिन हार्ट कभी नहीं होता। इसीलिए देखेंगे आप कभी जानवर जबे किए होंगे, हम लोग तो कुर्बानी में खस्सी जबे करते हैं, तो उसके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ना, क्रैम्प करते रहते हैं, हार्ट क्रैम्प करते रहते हैं, ठीक ना? तो ये इंपॉर्टेंट बात आई, अगर मान लिया जाए, ये गंभीरता से सोचिए, नॉट एज ए टीचर, एज ए टीचर नहीं सोचिए कि आप जब इतना इंटरेस्ट से सुन सकते हैं, इतना एज होने के बाद अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो लगता है कि ये थोड़ा सा ज्ञानवर्धक है, तो उस बच्चे को अगर ये मिलेगा तो कितना प्रेम से सुनेगा, जो कि इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, जाना ही नहीं है, वो कितना चल सुनेगा। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप डिलीवर कैसे कर रहे हैं, चीजों को परोस कैसे रहे हैं। मैंने जैसे कंजॉइंट उठाया और उसको सर्कुलेट कर दिया, ठीक ना? अब यहाँ पर आती है बात कि सांस लिए, तो ये जाहिर हो रहा है कि सांस लिए तो सांस में क्या है, ऑक्सीजन है? नहीं, मालूम होना चाहिए आप लोग को। आप जो श्वास लेते हैं सबसे ज्यादा कौन चीज रहता है, कितने परसेंट रहते हैं? 74 to 79, 74 जनरली, 16% ही उसमें ऑक्सीजनेशन रहता है प्योर फॉर्म में, 16 से 21। हम लोग जो ले रहे हैं इस एनवायरनमेंट में हो सकता है 16 से नीचे ही होगा यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल, क्योंकि ट्रेन चल रही है, पॉल्यूटेड थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि आप जीवित रहने के लिए दूसरी चीज को ज्यादा खींचते हैं, अंदर ज्यादा खींचते हैं, और जो काम की चीजें हैं वो कम जाती है, ऑक्सीजन कम जा रही है, और उसको प्यूरिफाई कौन करता है? लंग्स। आपका ऑक्सीजन को आगे ट्रांसपोर्ट में डाल दिया ब्लड के साथ, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना के चला गया बॉडी के ट्रांस में अपना काम करने के लिए, और जो आप एक्सपायर करते हैं, सांस जो छोड़ते हैं, बाकी चीजें वहां चली जाती है एनवायरनमेंट में, बाकी चीजें एनवायरनमेंट बाहर चली जाएगी। तो ये चीजें आप बच्चे को बताएंगे, वो इंटरेस्ट से जानेगा। अब यहाँ से आती है तो जब उसको ब्लड मेंस्ट्रुअल के बारे में बताएंगे तो उसका साइकिल, पहले डायरेक्ट ऐसे नहीं कहेगा बाबू रे तुम्हारा महीना हुआ, तो उसको गड़बड़ हो जाएगा, या कहोगे तुमको महीना होता है तो ऐसा होता है, ये वेग वर्ड है। वेग वर्ड मतलब किसी को गुस्सा दिलाने वाला, ये इज्जत से पेश आने वाली लैंग्वेज नहीं है। उनको कैसे बताना है कि बेटा तुम्हारा एज कितना हो रहा है, तो बोला कि मेरा तो उम्र 12 साल हो रहा है। तो तुम बॉडी में कोई चेंज महसूस करते हो, तुम्हारे बॉडी के अंदर किसी तरह का शिवरिंग, किसी तरह का एक्टिविटी लग रहा है जो कि 6 महीना पहले हो रहा था, अभी नया लग रहा है, वो बताना शुरू कर दें। क्या मुझे कभी ऐसा महसूस होता है? आपको एक गेटवे मिल गया उसके अंदर दाखिल होने के लिए। अगर आपको आपसे मुझे बात करनी है तो मुझे पहले गेटवे बनाना होगा कि आपको कहां पर से ही करें ताकि मेरे में आप इन्वॉल्व हो जाए। वो इन्वॉल्व बच्चा होना शुरू हो गया, तो बोले देखो ऐसा है ना कि तुम अब एडल्ट हो रहे हो, जिस एज में तुम थे अब इसको एडल्ट रूट कहते हैं, अब तुम जवानी की तरफ कदम रख रहे हो और तुम्हारे बॉडी में जो है ना हार्मोनल चेंज होना शुरू हो गया।
अब तुमको जैसे ब्रेस्ट का साइज बढ़ना शुरू हो गया होगा, तुम्हारे जो प्यूबिक हेयर्स है, प्यूबिक हेयर्स जो वेजाइनल के ऊपर है, प्यूबिक बॉन की वजह से उसका नाम है। प्यूबिक बॉन जो होता है, जो हमारा यहाँ फ्रंट का बॉन है, जेंट्स का वो बॉन ज्वाइंट रहता है, और लेडीज का होता है कि वो प्यूबिक साइबेसिस से अटैच होता है। जब डिलीवरी का टाइम होता है तो ये बॉन खुल जाता है, ये हट जाता है, और जिसका नहीं हटता उसी को सीजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बेबी को पास आउट होने के लिए इस बॉन का अपने साइज से हटना जरूरी है। ठीक है, तो उसको समझाना, प्यूबिक हेयर वगैरह आते हैं और तुम्हें फीलिंग्स आने लगेगी, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आने लगेगी कि वो लड़के हैं, मैं लड़की हूँ, ये खुद में तुम महसूस करने लगोगे। या तो उसके तरफ अटैच होने की कोशिश होगी, या आप उससे दूर होने की कोशिश करें मानसिक तौर पे, जो कि आपके मॉड्यूल में है। ठीक है ना, तब उसको लगेगा कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज मेरे पास आ रहा है, तब उनको बोलेंगे अभी देखो कि सब चेंज, जब और थोड़ा सा हार्मोन का जब चेंजिंग होगा तब तुमको मेंस शुरू होगा। मेंस इसको कहते हैं कि आपका जो है ना, हर महीने के 25 तारीख को वेजाइना के जरिए गंदे खून के शक्ल में खून निकलेगा, जो कि प्योर ब्लड से कलर अलग होगा, थोड़ा सा कत्थी कलर का हो सकता है, या हल्का ब्राउनिश कलर का हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह समझाएंगे तो उसको लगेगा कि मेरे काम की बात बताई जा रही है, क्योंकि अभी उसको मेंस शुरू नहीं हुआ। अगर मान लिया जाए 1 महीना के बाद उसको मेंस होगा, वो तो माइंड से कम परिपक्व है, माइंड से पूछता है मेरे पास कुछ नया चीज नहीं हुआ, सर तो मेरे बारे में बताए थे, सर इस चीज के बारे में बताए। अब उस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो उनको बताएंगे, एक ही दिन में सारी चीजें नहीं होंगी, समय के साथ होगा, तो उसको आगे जब बताएंगे तो देखो कि इस तुम्हारे अंदर ये चेंजिंग आया, तो ये चीज एडल्टहुड में करो उसकी, ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होते जाएगा, और वो चीजें डोमिनेंट की तरफ आ जाएगी, यानी कि प्रदर्शित होने लगेंगी। कैसे? जैसे ब्रेस्ट की साइज बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ब्रेस्ट की साइज बड़ी हो जाएगी, इससे पता चलेगा कि आप एडल्टहुड को अचीव कर चुके हैं। और इसमें आप में एक परिवर्तन और होगा कि आपकी वॉइस यही रह जाएगी, क्योंकि लड़की है, आपके हार्मोन की वजह से आपकी आवाज हैवी नहीं होगा। जो जेंट्स से वो बताएगा बेटा तुम्हारा जो आवाज है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा भारी लगने लगेगा। उस लड़की से जिसके साथ तुम खेले थे, क्लास में थे, उससे तुम्हारी आवाज हैवी होगी, तो ये चीजें उसको महसूस होना शुरू होगा। अब मेंस्ट्रुअल के बारे में समझाएंगे, मेंस्ट्रुअल के बारे में उनको सारा पीरियड जैसे मैंने कल बता दिया, उसको रिपीट करना जरूरी नहीं है। अब आ जाते हैं सेक्स के बारे में, जहां पर कि सवाल डेवलप होता है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस 2 चीज पे किया गया है इस पूरे प्रोग्राम में, हमारे लिहाज से मुझे जो समझ में आई। इस 11 मॉड्यूल को गौर से देखेंगे तो इसमें 3 चीज उभर के आता है कि एक बच्चे को मानसिक रूप से मजबूत करना, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति कि आप शिक्षित होइए और अपने स्वास्थ्य के हर प्रारूप को समझते हुए जीवन को व्यापन कीजिए, यही इसका मूल मंत्र है। तो आप जब एजुकेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको ABCD पढ़ा दिया एजुकेट होता है। एजुकेशन का मतलब होता है न्यू थिंग्स को सीखना, नई चीजों को सीखना, जानना। और पढ़ने के मामले में क्या कि अगर वो आदमी पढ़ा लिखा साक्षर है तो उस चीज को पढ़ के भी सीख सकता है, और नहीं तो सीखने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि लिसनिंग, सुन करके। जैसे अंधे लोगों को देखें, अंधे के स्कूल में आप गए नहीं है, उनके बुक्स को देखें, सारे बुक्स में छेद होते हैं, ठीक ना, और उसी से पढ़ते हैं, और उनकी पावर, लिसनिंग पावर इतनी हाई होती है कि लेक्चर को सुन करके याद कर लेते हैं। गॉड ने एक ऐसा चीज दिया है कि एक चीज अगर किसी को कम है तो उसका एफिकेसी दूसरे में बढ़ा देता है, उसकी एक्टिविटी दूसरे चीजों में बढ़ जाती है। उसी तरीके से कि जो बहरा है तो उसको, जो अंधा है, नाक का स्मेलिंग सूंघ के पता कर लेता है ये क्या है नहीं है, तो उसको वो कैपेसिटी बढ़ जाती है। और बढ़ती कैसे है, ये हो सवाल है, वो कैपेसिटी बढ़ती कैसे है? ये चीज बढ़ती है इस्तेमाल से। जैसे आपके पास 2 हाथ है ना, दोनों हाथ आप ही का है, मेरा नहीं है, आप ही का है। आपका जो राइट हैंडर होंगे उसका राइट हैंड मजबूत होगा लेफ्ट से, और जो लेफ्ट हैंडर होगा उसका लेफ्ट मजबूत होगा राइट से। कैसे? दोनों तो हाथ उतने ही है, लंबा चौड़ा से ज्यादा काम करता है। यही चीज मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज का आप ज्यादा यूज करते हैं वो तो मजबूत हो जाता है। एक अंधा आदमी अपने नाक का इस्तेमाल ज्यादा करता है, सूंघ करके पहचानने की कैपेसिटी, उसका जो स्मेलिंग पावर है, जो सेंस यहाँ सेंसर है, वो उसको ज्यादा वर्क करा रहा है। पता होना चाहिए कि सबसे बड़े जो साइंटिस्ट गुजरे आइंस्टीन, उसने अपने ब्रेन का कितना सा पार्ट इस्तेमाल किया है?
मतलब हम ऐसे बैग में बोला 5% से नीचे, जो जिसको समझना है, सब किताब में अलग अलग है, कहीं 1% भी नहीं, कहीं 2% है, कहीं हम 5% से नीचे। 5% से नीचे अपने ब्रेन का इस्तेमाल करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर पर्सनालिटी कहलाया। और चले आइए जॉन हॉपकिंस के बारे में, जो अभी मरा है कई साल पहले लंदन का। जानते हो कौन था जॉन हॉपकिंस का नाम सुने? वो विकलांग व्यक्ति था, पैरालाइज था, उसका ब्रेन खाली चलता था, बॉडी का कोई पार्ट नहीं चलता था। बॉडी का एक भी हाथ भी नहीं, एक तो हाथ का उंगली से हिलता था जिससे वो लिखते थे और कुछ नहीं काम करता था। लेकिन आइंस्टीन के बाद सबसे ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल जॉन हॉपकिंस का ही हो रहा है। समझ गए? ये मास्टर साहब ये तो कभी भी निकाल सकते हैं, के पास आ गया कभी भी निकाल सकते हैं। जो मैं बोल दे रहा हूँ दोबारा शायद नहीं मिले आपको, या मिलेगा भी तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो जॉन हॉपकिंस साहब का जो गाड़ी थी, जो व्हील चेयर है, वो ऐसा बना हुआ था, उसमें सारे चीज कंप्यूटराइज थे, बुक भी जितना लिखते थे उसी में सारा चीज था। तो सोच सकते हैं कि उसने सिर्फ अपाइज होते हुए, पैरालाइज होते हुए अपने ब्रेन का इस्तेमाल इतना किया तो वहां पहुंच गए। आप तो महान लोग हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अपना ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे क्यों नहीं भविष्य सुधारेंगे? हो सकता है कि नहीं? इम्पॉसिबल लगता है आपको? कहीं नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे बोलने में जरा सा भी झिझक नहीं होती है। अब उस व्यक्ति को बताना है, व्यक्ति से सेक्स के डिटर्मिनेशन के बारे में, तुम लड़का हो तुम लड़की हो, तुम इस एज ग्रुप में आ गए हो, अगर तुम दोनों ने मिल करके सेक्स क्या होता है? मेल का फीमेल के साथ योनि और उसके पेनिस के रिलेशन को सेक्स करते हैं, जो अपने मस्तिष्क में उठ रहे सवाल या उठ रहे उत्तेजना को बुझाने के लिए करते हैं, जिसको आप इंजॉयमेंट के नाम से जानते हैं। और उस चीज के लिए उस ऐसी प्रक्रिया में जाते हो तो सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले की चीजों को जान लेना जरूरी है। ये इंटरटेन का चीज नहीं है, इससे जेनरेशन को बढ़ाया जाता है। जो प्रजनन की बात एक मॉड्यूल में जेनरेशन को बढ़ाया जाता है कि जब एक लड़का और एक लड़की के मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है और ओवम और स्पर्म का मिलान होती है तो भ्रूण की संरचना करते हुए एक नए जीव को धरती पर लाने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में एक प्रथा है कि ये आफ्टर मैरिज है, बिफोर मैरिज नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज को जी रहे हैं उससे हटके नहीं जी सकते, ठीक ना? तो उनको जब संस्कार इसी को कहा जाता है कि जानकारी पूरा देना है लेकिन संस्कार के साथ। बात समझ में आई? ये प्रक्रियाएं जो है हमारे समाज में, जिस परिवेश में हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ शादी के बाद इस चीज को एंटरटेन करने की, एक्सरसाइज करने की अनुमति है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है। बिफोर इसको अगर आपने एंटरटेन किया तो ये क्या कहलाता है? रेप कहलाता है। ये रेप कहलाता है, जिसकी कि आज न्यू जनरेशन में ये है सजाए मौत हो गया है, उम्र कैद या सजाए मौत, ये इसका ये हो गया। अब बच्चा को जब ये चीजें मालूम होंगी कि ये चीजें गवर्नमेंट ने बना रखी है तो कुछ सोच के बना रखी है, उनके फायदे अब की नहीं है, उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये तो जनरल